Hi friends, good afternoon और welcome to our class for Indian Express editorial analysis। तो आज हम एनालाइज करेंगे 10th जनवरी के दिन जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था उसका। ठीक है, तो पहले हम आर्टिकल पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ उसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स और वर्ड समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो आर्टिकल स्टार्ट होता है, लुक टू सिलिकॉन वैली to see how the winds have shifted in the United States since the re-election of Donald Trump। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फ्रेज मिल रहा है, see how the winds have shifted। ठीक है, how the winds have shifted। ठीक है। On January 7th, 2 weeks before the inauguration of the second Trump presidency, Meta, which owns Facebook and Instagram, announced sweeping changes to its fact-checking program, starting with the US। एक और यहाँ पे आपको एक फ्रेज आ रहा है यहाँ पे sweeping changes। sweeping changes, ठीक है। Describing the recent elections as a cultural tipping point towards once again prioritizing speech, CEO Mark Zuckerberg said in a 5-minute video that the company's platforms would switch to a community notes model along the lines of X and would be less restrictive on topics like immigration and gender। एक और यहाँ पे अपने को फ्रेज मिल रहा है, कल्चरल टिपिंग पॉइंट। ठीक है, इतने में अपने को 3 फ्रेज मिले। हाउ द विंड्स हैव शिफ्टेड, इसका मतलब होता है कि कोई, मतलब जैसे हिंदी में अगर इसको बोलते हैं तो हाउ द विंड्स हैव शिफ्टेड मतलब कैसे समय बदला है, माहौल बदल रहा है। हाउ द विंड्स हैव शिफ्टेड मतलब जैसे हवा का रुख बदलता है, ऐसी रियल लाइफ में लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है, लोगों का मूड चेंज हो रहा है, पब्लिक का माइंड चेंज हो रहा है, या फिर कंपनीज ने अपनी पॉलिसीज़ बदलने लग गए। जैसे हवा का डायरेक्शन बदल जाता है, तो इस फ्रेज़ का मतलब है कि कोई कंपनी अगर एक पॉलिसी फॉलो कर रही थी तो उसने वो छोड़ के दूसरी पॉलिसी फॉलो करनी स्टार्ट कर दी, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने पॉलिसीज़ का, कंपनी ने। ठीक है, सिलिकॉन वैली क्या किसको बोलते हैं? तो अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी आईटी की कंपनीज हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और इवन बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मेटा है, गूगल है, अमेज़ॉन है, उन सब के ऑफिसेज भी आपको सिलिकॉन वैली में मिलते हैं अमेरिका में। ठीक है, तो विंड, हाउ द विंड्स हैव शिफ्टेड का मतलब कि अपना थॉट प्रोसेस बदल देना, अपना माइंडसेट बदल देना। स्वीपिंग चेंजेस, स्वीपिंग चेंजेस का मतलब होता है कि बहुत बड़ा बदलाव ले आना, बहुत एकदम से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बदल देना। जैसे गवर्नमेंट ने अगर एक रूल लगाया है कि मान लीजिए आप 18 ईयर्स के बाद से एक लीगल एज होती है ड्रिंकिंग की। ठीक है, अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने इसको एक बिल्कुल ही बदल के बोल दिया कि अब 22 ईयर्स की लीगल एज हो सकती है, तो कहा जाएगा कि यह बहुत मेजर चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है, तो कहा जा सकता है कि एक स्वीपिंग चेंज। तो ठीक है, स्वीपिंग मतलब स्वीप करना मतलब जनरली होता है झाड़ू लगाना, कुछ साफ कर देना, कुछ बिल्कुल हटा के बदल देना उस जगह को, एकदम उसका लुक चेंज कर देना। तो यहाँ पर भी स्वीपिंग चेंज का मतलब है कि कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो गए। ठीक है, थर्ड वाला है कल्चरल टिपिंग पॉइंट। कल्चरल टिपिंग पॉइंट, टिपिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? जैसे कोई चीज़ रखी है, जैसे कोई टेबल है ये, ठीक है। अब टिपिंग पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, उसको आप पुश करे जा रहे हैं,
तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद आप पुश करेंगे तो बॉक्स गिर जाएगा नीचे, ठीक है। तो उस पॉइंट को कहा जाता है टिपिंग पॉइंट, ठीक है, जिसके बाद कोई चीज़ होने से आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। मेनली टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई ऐसा टाइम या कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी टाइम और सिचुएशन जिसके बाद आफ्टर विच यू कैन नॉट स्टॉप द चेंज, ठीक है, और पॉज इट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप एक बॉक्स है उसको आप पुश करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद वो गिर जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं सकते गिरने से। आप यहाँ कैच कर सकते हैं लेकिन गिरने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जब एक टाइम आता है जिसके बाद कोई चीज़ आप रोक नहीं सकते हो, उसको कहते हैं टिपिंग पॉइंट, कोई ऐसी टाइम या कोई ऐसी सिचुएशन, ठीक है। जैसे जब एग्जांपल लेते हैं कि इंटरनेट आया और लोगों के पास घर पे कंप्यूटर आने लग गए या फिर घर पे फ़ोन आने लग गया, तो वो एक ऐसा टिपिंग पॉइंट बोल सकते हैं कि जिसके पास हर इंसान के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस आ गया। और उसके बाद जो चेंजेस हुए, उसके बाद टेक्नोलॉजी को लेकर जो लोगों ने सीखना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, एक वो टिपिंग पॉइंट आ गया कि उसके बाद बहुत चीज़ें होने लग गई जो कि आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि हर एक के पास अब मोबाइल आ गया था, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन जो होता है जहाँ जिसके बाद कोई बहुत बड़े चेंज हो जाते हैं जिसको आप रोक नहीं पाओगे, उसको आप बोलोगे टिपिंग पॉइंट। कल्चरल टिपिंग पॉइंट मतलब जिसका इम्पैक्ट कल्चर पे हो, जिसका इम्पैक्ट लोगों पे हो, कि अलग अलग तरीके के लोग थे, उनके अलग अलग कल्चर थे, तो जहाँ पे कल्चरल चेंजेस आने का लेवल हो जाता है उसको बोलेंगे कल्चरल टिपिंग पॉइंट, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अपने आर्टिकल को। तो आगे ये बोल रहा है कि दिस वॉज, ही सेड, अ स्टेप टूवर्ड्स ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, a reiteration of the anti-censorship argument frequently made by Elon Musk, owner of X, and a key figure in the incoming administration. Notwithstanding Musk's monosyllable responses to Zuckerberg's announcement, cool, what is clear is a growing alignment between two of the most influential tech leaders in the world. ठीक है, एक important वर्ड अपने को मिलता है यहाँ पे, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। अभी सेंटेंस को समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम इसका मतलब समझना चाहें कि नॉट विद स्टैंडिंग, अगर एक बार इसको रखते हैं, होल्ड करते हैं, मस्क्स मोनोसिलेबल रिस्पॉन्स, मोनोसिलेबल मतलब एक सिंगल साउंड जिसमें बनती है ऐसा वर्ड, ठीक है। मोनोसिलेबलिक जैसे मस्क रिस्पॉन्स टू जकरबर्ग कूल। मस्क जब मार्क जकरबर्ग ने बोला, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि फेसबुक को चेंजेस करने वाला है, तो एलॉन मस्क का मोनोसिलेबलिक रिस्पॉन्स था उसका, उसने बोला कूल। कूल आजकल हम लोग बोलते हैं जब हम किसी चीज़ की, किसी को बात मान लेते हैं, है ना। तो अब इसका मतलब हुआ कि मस्क ने बहुत लंबी चौड़ी कोई बात नहीं बोली, ठीक है, जकरबर्ग की यस, कि मतलब बहुत डिटेल में उसने बोला कि यस आई एग्री विद यू एंड आई एग्री विद योर व्यू पॉइंट्स एंड कुछ आगे आगे बहुत बड़ी बात नहीं बोली, उसने सिर्फ एक शब्द में रिप्लाई किया कूल। तो जनरली जब हम एक शब्द में रिप्लाई करते हैं तो हम जनरली मानते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं या अच्छे एक दूसरे से उनकी बातचीत नहीं है, तभी हम लोग एक वर्ड में रिप्लाई करते हैं किसी को, है ना। अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया, कुछ है कोई आपका फ्रेंड, और आप उसको सिर्फ बोल देते हो कूल, ठीक है, तो माना जाता है कि आप लोगों में बीच में बहुत चीज़ बातचीत नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ क्लियर इज़ अ ग्रोइंग अलाइनमेंट बिटवीन टू ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक लीडर्स। ये कौन से टू टेक लीडर्स की बात कर रहा है, मार्क जकरबर्ग और एलॉन मस्क, ठीक है। व्हाट इज़ क्लियर, क्या साफ साफ पता चल रहा है कि ग्रोइंग अलाइनमेंट, ग्रोइंग अलाइनमेंट का मतलब
कि ये दोनों लोग एक दूसरे की बातों को ज़्यादा और ज़्यादा मानने लगे हैं, एक्सेप्ट करने लगे हैं, और इन दोनों के थॉट्स और ज़्यादा मैच होने लगे हैं। अब यहाँ से समझते हैं नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब, कि ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोल रहा है कि मस्क ने बड़ा ही हल्का सा ठंडा सा रिप्लाई दिया जकरबर्ग की बात को। मस्क ने बोला कूल, ठीक है। इसका मतलब था कि इन दोनों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट बातचीत नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ ग्रोइंग अलाइनमेंट बिटवीन द टू, मतलब वो दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं। इसका तो नॉट विद स्टैंडिंग मतलब कि ये जो पार्ट है इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो अब ये चीज़ ज़्यादा चल रही है। तो है क्या, नॉट विद स्टैंडिंग के बाद ना दो क्लॉज आते हैं, एक आएगा क्लॉज 1, एक आएगा क्लॉज 2। अब इसमें क्या है, क्लॉज 1 ख़त्म हुआ हमारा यहाँ, और यहाँ से हमारा ये एक वर्ड से शुरू हुआ क्लॉज 2, ठीक है। तो क्लॉज 1 को हमें कोई एक इसमें रीज़न लिखा होता है, नॉट विद स्टैंडिंग के बाद जो होता है तो हमें मानना होता है कि ये चीज़ इग्नोर करनी है और ये चीज़ अब हो रही है, ठीक है। इसका ये मतलब निकलता है नॉट विद स्टैंडिंग का। आगे क्या बोल रहा है, दिस हैज़ ह्यूज इम्प्लीकेशंस नॉट ओनली फॉर द यूएस वेयर एन एंटी ट्रस्ट केस अगेंस्ट गूगल हैज़ शेकन सिलिकॉन वैली बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Any changes to user experience and safety in big tech, which may emerge as a response to the politics and policies of the new regime in Washington, D.C., are bound to ripple beyond the borders of the US, thanks to the global nature of the platforms that they have built. Facebook, for example, has over 3 billion users, most of whom are outside the US in countries like India, Brazil, and Indonesia. For many users, these platforms don't just serve as a way to connect with other people, they are sources of news and information shaping their world views. Last part क्या कह रहा है इस आर्टिकल का, The danger posed by mis or disinformation cannot be overstated. As seen during the COVID pandemic, when rumors about vaccines being used by governments to track people contribute to vaccine hesitancy. Musk and his use of X perhaps best exemplify the far-reaching impact of a social media post today. Raking up the years-long grooming gangs scandal and calling for the removal of Prime Minister Starmer in the UK and throwing his weight behind a right-wing party in Germany, where snap polls are to take place soon. Musk has caused much disquiet across the Atlantic in the first week of 2025 alone. ठीक है, आपको इस आर्टिकल में ये वाले सारे पॉइंट समझ आ गए जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो डेंजर है मिस इन्फॉर्मेशन से, इट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। ये भी एक फ्रेज है, कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, ठीक है। हिंदी में इसको जैसे बोलते हैं कि हम इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को और ज़्यादा सीरियसली नहीं बता सकता, मतलब कि इस चीज़ को मैं जितना सीरियसली बताऊं उतना कम है, ठीक है। मतलब वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं उसको जितनी बार बोलूं उतनी कम है, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या बोल रहा है, द डेंजर पोज्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, मतलब अगर आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है फेसबुक पे, गूगल पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो उससे जो डेंजर है, उससे जो माइंडसेट चेंज होने का डेंजर है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सीरियस बात है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इस आर्टिकल के टोन, समरी और सजेशंस, ठीक है। अब ये आर्टिकल किस टोन में लिखा गया है, ये आर्टिकल लिखा गया है एनालिटिकल और कॉशनरी टोन एंड अ मिक्स ऑफ क्रिटिकल एंड इंफॉर्मेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। एनालिटिकल और कॉशनरी, कॉशनरी मतलब हमने देखा था थोड़ा सेव करता है, थोड़ा वार्न करता है। कॉशन करना मतलब वार्न ऑफ सम
डेंजर, ठीक है, एंड आस्किंग टू बी सेफ। तो अब वो किस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने लग गई, लोग कुछ भी शेयर करने लग गए, तो उसका बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट हो सकता है लोगों के ऊपर, विद अ मिक्स ऑफ क्रिटिकल एंड इंफॉर्मेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर हम समरी देखते हैं, द आर्टिकल एग्जामिन्स शिफ्ट्स इन सिलिकॉन वैली सिंस ट्रम्प्स री-इलेक्शन, particularly Meta's changes to its fact-checking approach. It highlights the global impact of big tech policies on misinformation, freedom of speech, and user safety, referencing key figures like Musk and Zuckerberg, while emphasizing political and societal repercussions worldwide. अब ये आर्टिकल क्या कर रहा है? एग्जामिन कर रहा है। एग्जामिन कर रहा है मतलब स्टडी कर रहा है। हिंदी में बोले तो समझ रहे हैं हम इससे कुछ कि जो शिफ्ट हो रही है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली मतलब उस जगह के कंपनीज के सोच में, ठीक है। ये एक कॉमन या ग्रुप की तरह यूज होता है कि सिलिकॉन वैली मतलब वहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, सीईओज हैं उस कंपनी के, उन सबको मिला के हम बोलते हैं सिलिकॉन वैली, ठीक है। वो है तो जगह, लेकिन हम जगह की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। तो आर्टिकल एग्जामिन कर रहा है जो शिफ्ट्स हैं इन लोगों की सोच में सिंस डोनाल्ड ट्रंप का री इलेक्शन। तो इस साल डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्ट हुए ना अमेरिका में एज द प्रेसिडेंट, तो यहाँ के लोगों की सोच में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली मेटाज चेंजेस, ठीक है। इट हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ बिग टेक पॉलिसीज। अब बिग टेक किसके लिए यूज होता है? जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनीज है, ठीक है। जैसे हो गई आपकी गूगल, फेसबुक, है ना, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है क्या अब कि ये कंपनीज जब अपनी पॉलिसी बदलती हैं तो पूरे वर्ल्ड के लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये अगर कुछ बदलते हैं तो दुनिया भर के लोगों पे उसका इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? एम्फोसाइजिंग द पॉलिटिकल एंड सोसाइटल रेपरकशंस। रेपरकशंस मतलब इफेक्ट होना, असर होना, मतलब अगर कोई पॉलिसी में चेंज आता है तो उसका असर सब लोगों पे होता है ना। अगर जैसे टैक्स का स्लैब बदलता है, टैक्स रेट्स बदलते हैं, तो उसके रेपरकशंस पूरे इंडिया में हर लोगों पे होते हैं, क्योंकि जितने भी लोग टैक्स देते हैं उन पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो माना जाएगा रेपरकशन, ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड बाय द आर्टिकल। द आर्टिकल सजेस्ट्स vigilance regarding big tech's influence on misinformation and the global implication of policy changes, है ना। तो अभी हमने यही समझा है कि बिग टेक कंपनीज, जो ये बड़ी बड़ी सारी कंपनीज हैं, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है मिस इन्फॉर्मेशन को, कि अपने प्लेटफॉर्म्स पे अगर ये अलाउ कर दें कि आप कुछ भी आके बोलने लग जाओ जो भी आपके मन में है, तो बहुत उसका इम्पैक्ट आ जाता है लोगों के ऊपर। और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉलिसी चेंजेस, तो अगर ये पॉलिसी बदलते हैं अपनी तो उसके ग्लोबल इफेक्ट्स आते हैं, तो इन कंपनीज को उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपने पॉलिसी बदलते टाइम। पहला वर्ड जो हमने इस आर्टिकल में देखा है वो है टिपिंग पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है रीआइटरेशन। तीसरा है मोनोसिलेबिक। चौथा है इम्प्लीकेशंस। चौथा है इम्प्लीकेशंस, ठीक है। टिपिंग पॉइंट, रीइटरेशन, मोनोसिलेबिक और इम्प्लीकेशंस। अब ये जैसे वर्ड्स हैं, टिपिंग पॉइंट का हमने मतलब समझा था, क्रिटिकल पॉइंट इन अ सिचुएशन और अ सिस्टम बियॉन्ड विच अ सिग्निफिकेंट एंड अनस्टॉपेबल इफेक्ट और चेंज
टेक्स प्लेस। ऐसे कोई सिचुएशन हो जाए, ऐसी कोई हादसा हो जाए जिसके बाद एक अनस्टॉपेबल चेंज आ जाए, ठीक है। जैसे यूएस ने जब एटम बॉम्ब गिराया था हिरोशिमा नागासाकी पे, ठीक है। अब किसी को नहीं पता था कि वो एटम बॉम्ब गिरने के बाद क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या इम्पैक्ट आएगा लोगों की लाइफ पे, ठीक है। बट एक बार वो बॉम्ब्स गिरे, ब्लास्ट हुए, उसके बाद कितना डेवास्टेशन हुआ, कितना डैमेज हुआ, लोगों की लाइफ पे कितना असर पड़ गया। तो वो एक टिपिंग पॉइंट था। उसके बाद से जापान की पूरी स्ट्रैटेजी बदल गई वर्ल्ड वॉर में, है ना। जापान ने बिल्कुल पीछे हट गया। तो ऐसी कोई टाइम, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई घटना जो होती है जहाँ से कोई एक नई चीज़ हो जाती है जिसको आप रोक भी नहीं सकते हो, ठीक है। उस टाइम, उस घटना को बोलेंगे कि वो एक टिपिंग पॉइंट था, ठीक है। ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। इसके वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? टर्निंग पॉइंट, क्लाइमैक्स, वाटरशेड। वाटरशेड के बाद जनरली वर्ड आता है वाटरशेड मोमेंट, ठीक है। क्रॉस रोड्स या माइलस्टोन। इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? टिपिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि ऐसा टाइम, ऐसी सिचुएशन जिसके बाद कुछ एकदम नई चीज़ आ गई, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि कुछ नहीं बदला, सब जैसा है वैसा ही चल रहा है। तो अब उसके क्या होंगे इसके ऑपोजिट वर्ड? स्टेबल, इक्विलिब्रियम, प्लेटो, स्टैग्नेशन या बैलेंस, ठीक है। प्लेटो क्या होता है? प्लेटो होता है एकदम फ्लैट एरिया, ठीक है। प्लेटो एक जियोग्राफिकल टर्म भी आता है ना। तो जियोग्राफी में जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, हिल्स, बहुत सारे फीचर्स हैं, ऐसे एक फीचर होता है प्लेटो। प्लेटो मतलब फ्लैट, ठीक है। प्लेट्यो मतलब फ्लैट। तो जब कोई चीज़ एकदम फ्लैट चलती है उसको हम बोलते हैं कि वो एक प्लेटो की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं रीआइटरेशन। ये दो वर्ड से बना है रीआइटरेशन। ये बना है री प्लस आइटरेशन। आइटरेशन किस वर्ड से आया है? आइटरेशन आया है आइटरेट से। आइटरेट वर्ब है टू आइटरेट। आइटरेट मतलब बताना, ठीक है। हिंदी में इसको समझे, हिंदी में तो आइटरेट मतलब बताना। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो मतलब आप आइटरेट कर रहे हो। अब ये किससे आए हैं? तो री प्लस आइटरेशन। री आइटरेट मतलब फिर से बताना, ठीक है। री आइटरेट मतलब, री मतलब किसी चीज़ को फिर से करना, रिपीट करना, है ना। और आइटरेट करना मतलब था बताना, तो रीआइटरेट मतलब फिर से बताना। द एक्ट ऑफ रिपीटिंग समथिंग फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। किसी बात को दोहराना वापस, जिससे अगर मुझे उसको एम्फसाइज करना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है, या किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई उसको वापस समझानी है, क्लैरिटी देनी है ना। जैसे अगर मैं किसी चीज़ को 2-3 बार रिपीट करूँगा आपको समझाने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए, तो कहा जाएगा कि मैं आई एम रीआइटरेटिंग माई पॉइंट्स, या आई एम रीआइटरेटिंग द सेंटेंस, ठीक है। अब ये वर्ड, आप इसका इन्फिनेटिव फॉर्म है ये, है ना। ये इन्फिनेटिव फॉर्म है टू आइटरेट, ठीक है। इसके पास्ट टेंस होंगे आइटरेटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा आइटरेटिंग, विल बी आइटरेटिंग, वॉज आइटरेटिंग, आइटरेटेड, ठीक है। अलग अलग इसके टेंस बन सकते हैं। अब रीआइटरेशन का मतलब होता है रिपीट करना किसी बात को 2-3 बार। इसके सिनोनिम्स क्या बनेंगे? रिपीटेशन, रीस्टेटमेंट, एम्फोसिस, एको, रेकरेंस।
इसके ऑपोजिट क्या बनेंगे? ओमिशन, मतलब ओमिट कर देना, मतलब छोड़ देना। किसी बात को आप, अगर कोई पॉइंट है वो आप नहीं बोलते हो तो बोला जाएगा कि आपने वो पॉइंट ओमिट करा। तो ओमिशन, ब्रेविटी, साइलेंस, सप्रेशन या नेगेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है मोनोसिलेबिक। ये भी 2 वर्ड से बना है, मोनो प्लस सिलेबल। ये बना है मोनो प्लस सिलेबल। मोनो का मतलब होता है 1, सिलेबल मतलब साउंड। तो 1 एक सिंगल साउंड का जो वर्ड बनता है वो कहलाता है सिलेबल। जैसे यस, नो, कूल, इसमें 2 साउंड्स नहीं चेंज हो रही है। तो जब एक ही सिंगल साउंड पे आपका वो वर्ड बनता है तो वो कहलाएगा मोनोसिलेबल। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ और यूजिंग सिंगल सिलेबल्स, टर्स और ब्लंट इन मैनर। टर्स और ब्लंट मतलब कि थोड़ा सा हिंदी में बोलें तो उखड़ा हुआ जवाब। ठीक है, कि जैसे आपसे कोई कुछ बात कर रहे हैं और आपका थोड़ा सा मूड सही नहीं है तो आप उसको बोलते हो कि हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है। तो आप सिंगल मोनोसिलेबल रिप्लाई दे रहे हो उसको कि हाँ ठीक। तो उनको क्या बोला जाता है? आपने एक टर्स रिप्लाई दिया उसको, कि आपने एक नॉर्मल तरीके से नहीं, आपने थोड़ा सा इग्नोर करके या थोड़ा सा जस्ट हाँ मतलब एक्सेप्ट, मतलब बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं करना उस चीज़ का। ठीक है, ये क्या है? फिगर ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मोनोसिलेबलिक के आगे हमेशा एक नाउन आता है, कि मोनोसिलेबलिक रिप्लाई या मोनोसिलेबलिक वर्ड। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, मोनोसिलेबल एडजेक्टिव रहेगा और इसके आगे एक हमेशा एक नाउन आएगा। मोनोसिलेबलिक के सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या होते हैं? टर्स, कर्ट रिप्लाई, ससिंक्ट, लेसोनिक और कॉन्साइज। इसके ऑपोजिट क्या होंगे? अब मोनोसिलेबलिक मतलब कि एक शब्द में जवाब दे देना, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? कि आपने डिटेल्ड रिप्लाई दिया किसी चीज़ का, है ना। तो एलैबोरेट, वर्बोस, लेंदी, डिटेल्ड और एफ्यूजिव, इनका मतलब है कि आपने बहुत एक्सप्लेन करके डिटेल में या एलैबोरेट रिप्लाई किया किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड आते हैं अपने इम्प्लीकेशंस पे। तो इम्प्लीकेशंस क्या होता है? इम्प्लीकेशंस का मतलब है इफेक्ट्स एंड रिजल्ट्स। इम्प्लीकेशंस का मतलब हुआ हिंदी में नतीजा, है ना, या फिर उस चीज़ का असर क्या होता है। ठीक है, अगर आप कुछ करते हैं, मतलब मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं करी, है ना, तो उस चीज़ का कोई इम्प्लीकेशन होगा। कि पढ़ाई ना करने का इम्प्लीकेशन, इफ़ेक्ट क्या है? कि आप एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाएंगे, राइट। तो इफ़ेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, किसी भी एक्शन के, कि मान लीजिए आपने कार बहुत तेज़ चला रहे थे, यू वर ड्राइविंग वेरी फास्ट। ठीक है, इस एक्शन का इफेक्ट और रिजल्ट क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ ड्राइविंग फास्ट? ये एक क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते हैं। व्हाट आर द implications of driving very fast, है ना।
कि बहुत तेज़ ड्राइव करने के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। क्या इम्प्लीकेशंस है मतलब क्या इफ़ेक्ट है। तो आप क्रैश कर जाएंगे कहीं पे, चांसेस है किसी और को भी इंजरी हो सकती है, किसी और को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको भी हो सकती हैं। तो इम्प्लीकेशन क्या होता है, नाउन होता है। ऐसे वर्ड्स इनका मीनिंग सिमिलर है इम्प्लीकेशन से, इसका है कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट वर्ड है। रेपरकशन, इन्फ्रेंस और सिग्निफिकेंसेस। ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, इम्प्लीकेशन का मतलब हुआ किसी एक्शन का इफेक्ट, ठीक है। इसके ऑपोजिट का क्या मतलब हुआ, किसी एक्शन का कॉज, ठीक है। किसी कुछ कॉज होता है, उससे कुछ एक्शन होता है, उसका कुछ इफेक्ट होता है। तो वर्ड जैसे कॉजेज, प्री कंडीशंस, रीजंस, सर्टेनिटीज, एंटीसीडेंट्स, ये रहेंगे आपके इम्प्लीकेशंस के ऑपोजिट्स, क्योंकि ये चीज़ें कॉज की बात करते हैं। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट इज द एंटीसीडेंट, व्हाट आर द प्री कंडीशंस, व्हाट वर द कॉजेज, ठीक है। तो पहला अपना वर्ड है एंटी ट्रस्ट, ये भी अगेन दो वर्ड से बना हुआ है, एंटी प्लस ट्रस्ट। एंटी मतलब अगेंस्ट, ट्रस्ट मतलब हिंदी में बोले तो भरोसा। तो एंटी ट्रस्ट मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें भरोसा तोड़ा जा रहा है या भरोसा के अगेंस्ट हो रही है, ऐसी कोई चीज़। तो जनरली कंट्री में क्या लॉज होते हैं, एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं। इसका मतलब कि आप लोगों के, कंज्यूमर का भरोसे के हिसाब पे काम करेंगे। कि जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी कार बना रही है। अब इंडिया में अगर एक ही कंपनी सारी कार्स बनाने लग जाए तो वो प्राइस जो होगा वो कुछ भी रख सकती है, क्योंकि उसको कोई कंपटीशन में नहीं है, ठीक है। अगर एक कंपनी ही है, वो बोल रही है आप मेरी कार के लिए 10 लाख रुपए देंगे, ठीक है, और वो कार की क्वालिटी बहुत ख़राब सी बनाने लग जाए, बट क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है किसी और कार खरीदने का, तो वो फोर्स हो गए कि आपको 10 लाख की ही कार खरीदनी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा कंपनी पे। लोग ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि कंपनी लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, जबकि कंपनी खाली अपने प्रॉफिट बनाने के लिए कर रही होगी। तो होता क्या है, मोस्टली हर कंट्री में ऐसे एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं जिसमें कंपटीशन प्रमोट किया जाता है कंपनीज के बीच में। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान एक कंपनी ना बना रही हो, 3 4 5 6 कंपनीज हो, जिससे वह लोगों के पास ऑप्शंस रहे कि वो इससे ना छोड़ के इससे खरीद ले, सेकंड कंपनी को छोड़ के थर्ड से खरीद ले। तो क्या है, हर कंपनी प्राइस एक लेवल पे मैनेज करके रखेगी, क्योंकि अगर बहुत महंगा कर देगी तो लोग उसका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे, लोग दूसरे का खरीद लेंगे। तो कंपनीज को क्या करना है, लोगों के बारे में भी सोचना होगा, ठीक है। तो ऐसे जो गवर्नमेंट लॉज बना देती है उनको कहा जाता है एंटी ट्रस्ट लॉज, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है रिलेटिंग टू लॉज दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू प्रिवेंट मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मतलब जब आप एक कंपनी जब सारा काम कर रही हो किसी चीज़ में, उस कंपनी का मोनोपोली हो जाता है। मोनोपोली भी एक दो वर्ड से बना है, मोनो प्लस पोली, मतलब 1 पर्सन कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली ये अच्छी चीज़ नहीं है कंट्री में। तो गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है जो प्रिवेंट करती है मोनोपोलीज बनने से कंट्री का, ठीक है। एंटी ट्रस्ट एडजेक्टिव की तरह होता है, एडजेक्टिव की तरह होता है तो इसके आगे हमेशा एक नाउन आएगा, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स क्या बनता है एंटी ट्रस्ट के, कंपटीशन लॉ, एंटी मोनोपोली, रेगुलेटरी, कॉरपोरेट फेयरनेस, ट्रेड रेगुलेशन। ऑपोजिट क्या होंगे इसके, मोनोपोलिस्टिक, जिसमें एक ही सबका कंट्रोल है, अनरेगुलेटेड,
नॉन कॉम्पिटिटिव, लेसेस फेयर और कार्टेल फ्रेंडली। इन सब का मतलब यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं है कि मतलब 1 पर्सन कैन कंट्रोल, ठीक है, 1 पर्सन 1 कंपनी कैन कंट्रोल एंड नो कंपटीशन, जो कि लोगों के लिए बहुत खराब चीज़ है कंट्री के। नेक्स्ट वर्ड आता है हेजिटेंसी। हेजिटेंसी मतलब क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग रिलक्टेंट और अनश्योर। हेजिटेट करना, इसका एक वर्ब होता है टू हेजिटेट। हेजिटेट को अगर हिंदी में बोले तो हिचकिचाना, हिचकिचाना है ना, मतलब डाउट में रहना, अगर इंग्लिश में बोला जाए डाउट में रहना, अनश्योर होना, यू नो, ठीक है, रिलक्टेंट होना। तो मान लीजिए जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि चलो मतलब कोई बहुत महंगा सा कुछ गिफ्ट खरीद लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो हो सकता है आप हेजिटेट करें, आप अनश्योर हो जाएं कि नहीं क्या ज़रूरत है कोई बहुत इतना स्पेंड करने की, ठीक है। तो हेजिटेट मतलब थोड़ा सा रुक के सोच के थोड़ा सा अनश्योर रहना कि यार ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार आप अब जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी दे रहे हैं या रेलवेज दे रहे हैं, अब आपके माइंड में कभी डाउट आता होगा कि क्या मैं दूसरा एग्ज़ाम भी दे दूं, क्या मैं यूपीएससी भी दे सकता हूं, क्या मैं बैंकिंग का एग्ज़ाम भी दे सकता हूं, बट आप श्योर नहीं है कि आपको देने का मन है कि नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप जब श्योर नहीं है तो आप हेजिटेट कर रहे हो। ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच नाउन है, हेजिटेट, हेजिटेंसी, इसका वर्ब क्या है, टू हेजिटेट, ठीक है। सिमिलर मीनिंग वर्ड्स में क्या आएंगे, रिलक्टेंस, डाउट, इनडिसीजन, रिजर्वेशन, अनविलिंगनेस। इन सब वर्ड्स का मतलब होता है कि आप अनश्योर हो, कि आप श्योर नहीं हो आप कुछ क्या करना चाह रहे हो, आप रिलक्टेंट हो, डाउट में हो, इनडिसीजन में हो, रिजर्वेशन है आपको कुछ कि ये चीज़ सही है या नहीं है, और आप अनविलिंगनेस है आप में, ठीक है, विलिंग नहीं हो आप वो करने के लिए। इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या बनेंगे हेजिटेंसी के, कॉन्फिडेंट, सर्टेन, डिसाइसिव, ईगर और एंथुजियास्टिक। इन सब वर्ड्स का मतलब होता है कि आप बिल्कुल श्योर हो, आप बिल्कुल रेडी हो कोई काम करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड अपना आता है एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई मतलब टू बी अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, इलस्ट्रेट बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पलीफाई मतलब सिंपली एग्जाम्पल दे के कुछ समझाना, कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया किसी चीज़ का कि मान लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया किसी चीज़ का कि उसने ऐसे किया है तो आपको भी ऐसे करना चाहिए, तो मैंने एक एग्जाम्पलीफाई किया किसी और के एक्शंस को और आपको कुछ समझाया, तो टू बी अ एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, वर्ब है। इसके वर्ब के नॉर्मल क्या होते हैं फॉर्म्स, एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाइड इसका पास्ट हो गया, एग्जाम्पलीफाइंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। अब इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, सिंबलाइज, टाइपिफाई और रिप्रेजेंट। इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं, ऑब्सक्योर, मिसरिप्रेजेंट, डिस्टॉर्ट, कंफ्यूज, मडल। एग्जाम्पलीफाई मतलब एग्जाम्पल देके क्लियर करना, क्लैरिफाई करना, ठीक है। क्लैरिफाई करने के ऑपोजिट मीनिंग्स क्या बनेंगे, किसी को कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करना, मडल करना, डिस्टॉर्ट कर देना, फैक्ट्स को चेंज कर देना, मिस रिप्रेजेंट करना, कोई सी चीज़ को बिल्कुल अलग ढंग से बोल के समझाना, मतलब मिस रिप्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीपिंग। स्वीपिंग हमने देखा था कि बहुत बड़े चेंजेस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, जिसका असर काफ़ी
या तो लोगों पे है या फिर काफ़ी टाइम तक है, उसको बोला जाता है स्वीपिंग चेंजेस। ठीक है, तो मीनिंग है इसका वाइड इन रेंज और इफेक्ट। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आया है, मोबाइल आया तो ऑलमोस्ट सबके पास आ गया। या जैसे मान लीजिए जियो ने अपना इंटरनेट का जब कॉस्ट कम किया तो हर कोई एक्स वो कर पा रहा था। ये जैसे मान लीजिए जियो ने अपना जब इंटरनेट का कॉस्ट कम किया तो हर कोई इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा था। तो जब उस जियो का प्राइस कम हुआ तो वो एक स्वीपिंग चेंज था, क्योंकि उसका हर किसी पे, पूरे इंडिया में लोगों पे इम्पैक्ट था। ये क्या है, स्वीपिंग इज एन एडजेक्टिव। तो स्वीपिंग के बाद हमेशा आएगा एक नाउन। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हुए, कॉम्प्रिहेंसिव, ओवर आर्चिंग, ब्रॉड, वाइड रेंजिंग, फार रीचिंग। इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या हुए, लिमिटेड, नैरो, रिस्ट्रिक्टेड, स्पेसिफिक, पार्शियल। इसका मतलब कि लिमिटेड लोगों पे, लिमिटेड जगह पे किसी चीज़ का असर हुआ है ना। उसका ऑपोजिट का तो यही मतलब हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही कम इम्पैक्ट हुआ किसी चीज़ का। ठीक है, ये सारे उसके हो गए ऑपोजिट्स। चलिए, तो हमारा अब नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब्स। पहला फ्रेजल वर्ब है थ्रोइंग हिज वेट बिहाइंड। ये फ्रेजल वर्ब आपको काफ़ी जगह मिलेगा। इसका एक सिंगल वर्ड में मतलब अगर मैं बोलूँ तो किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर देना। बट थ्रोइंग हिज वेट बिहाइंड, तो ये क्या होता है, एक पर्सन के लिए यूज़ होता है नॉर्मली, और कोई बहुत लीडरशिप टाइप का जैसे पर्सन होता है ना, तो वो जब किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए यूज़ होता है थ्रोइंग हिज वेट बिहाइंड। मतलब कोई बहुत लीडरशिप वाला है पर्सन, कोई बहुत इम्पोर्टेंट इंसान अगर किसी कॉज को या किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है होने के लिए, तो बोला जाता है ही इज़ थ्रोइंग द हिज वेट बिहाइंड। टू यूज़ वंस इन्फ्लुएंस टू सपोर्ट और प्रमोट समथिंग। ठीक है, जब कोई बहुत इम्पोर्टेंट लीडर या कोई अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को यूज़ कर रहा है किसी भी टॉपिक या किसी बात को सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे ये फ्रेज आता है। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए, द CEO थ्रू हिज वेट बिहाइंड द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, दो तीन क्लॉजेज हैं, द CEO। अब हमने बात करी थी एक लीडरशिप वाले इंसान की, तो कौन था, द CEO। थ्रू हिज वेट बिहाइंड मतलब सपोर्ट किया उसने किस चीज़ का, द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल। जो नया प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना था, CEO ने उसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्या है, शी थ्रू हर वेट बिहाइंड द चैरिटी फंड रेजर। अब इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट लीडर इंसान नहीं है, तो किसकी बात हो रही है, शी, उसने सपोर्ट किया किस चीज़ को, चैरिटी फंड रेजर को। ठीक है, द मिनिस्टर इज थ्रोइंग हिज वेट बिहाइंड द एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स। यूजुअली आपको जब भी ये वाला सेंटेंस होगा इसके आपके तीन पार्ट्स बन जाएंगे। एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा थ्रोइंग हिज वेट बिहाइंड वाला फ्रेज, और एक होगा ऑब्जेक्ट, कि उसने किस चीज़ को सपोर्ट किया। सब्जेक्ट, फ्रेज, ऑब्जेक्ट, इन तीन पार्ट्स में आपको यूजुअली इस फ्रेज के साथ सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, सिमिलर फ्रेजेस क्या बनते हैं, बैकिंग अप, सपोर्ट करना या एडवोकेट करना। नेक्स्ट हमारा है रेकिंग अप, जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग अनप्लेजेंट टू लाइट और रिवाइव पास्ट इश्यूज। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि पुरानी बातों को ऐसे खोद खोद के निकालना, कि कोई बहुत नेगेटिव बात थी या कोई बहुत ट्रबलिंग बात थी, कोई बहुत ऐसी परेशानी वाली बात थी जो लोगों को पसंद नहीं थी, उसको अगर वापस उठाते हैं लोग, कोई या कोई इंसान उस बात को वापस उठाता है, ऐसे काम को इंग्लिश में बोलते हैं रेकिंग अप। ठीक है, रेकिंग अप एक्चुअली इंग्लिश में एक वर्ड होता है रेक। रेक होता है जिससे एक्चुअली घास उठाई जाती है, ऐसे कांटे कांटे वाला एक होता है, उससे घास उठाई जाती है। तो उठाने वाली चीज़, एक्टिविटी जो होती है, वहीं से आया रेकिंग अप। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके अगर एक बार देखते हैं तो ये बोल रहा है ही कीप्स रेकिंग अप ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स
ड्यूरिंग फैमिली डिस्कशंस। ठीक है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट, फ्रेज, ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली यही हमेशा मिलेगा। ही कीप्स रेकिंग अप, वो हमेशा रेकिंग अप मतलब क्या क्या बात उठाता है, क्या बात उठाता है, ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स। वो बार बार पुराने झगड़े, पुराने जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको वापस उठाता रहता है जब भी फैमिली के डिस्कशंस होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्या है, दी जर्नलिस्ट, सब्जेक्ट, रेक्ड अप, ये आपका हो गया फ्रेज, बट ये पास्ट टेंस में है, रेक्ड अप। कंट्रोवर्सीज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। दी जर्नलिस्ट रेक्ड अप ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोवर्सीज फ्रॉम द पॉलिटिशियंस पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं स्टॉप रेकिंग अप इररेलेवेंट पॉइंट्स इन दिस मीटिंग। अब ये कोई किसी को बोल रहा है, ठीक है, ये एक टोन की बात है ना, ये किसी को कोई बोल रहा है कि स्टॉप रेकिंग अप इररेलेवेंट। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि स्टॉप रेकिंग अप इररेलेवेंट पॉइंट्स, तो इररेलेवेंट बातों को बार बार उठाना बंद करो। ठीक है, इसका रिवर्स में ही मीनिंग चलेगा कि इररेलेवेंट बातों को बार बार उठाना बंद कर दो। कंट्रोवर्सीज को वो जर्नलिस्ट बार बार उठा रहा था। ठीक है, इसके सिमिलर मतलब होंगे डिग अप, ब्रिंग अप और ड्रेज अप। चलिए, दो इडियम्स हैं, इन दोनों की बात वैसे मैं पहले कर चुका हूँ। पहला इडियम है कल्चरल टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट हमने समझा था कि ऐसा टाइम, सिचुएशन जिसके बाद कोई चीज़ बहुत बदलती है जिसको आप रोक नहीं पाते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अ मोमेंट व्हेन सिग्निफिकेंट सोसाइटल और कल्चरल चेंजेस अकर। एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। द प्रोटेस्ट्स एक्टेड एज अ कल्चरल टिपिंग पॉइंट फॉर द मूवमेंट। ठीक है, द प्रोटेस्ट्स ऐसा चेंज लाए मूवमेंट में कि जिसको रोका नहीं जा सकता था, कोई बहुत बड़ा बदलाव ले आए वो। इसके और फ्रेजेस होते हैं, सिमिलर इडियम्स हैं, वाटरशेड मोमेंट या टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, उसका यही मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके बाद कोई बिल्कुल ही नया कार्यक्रम शुरू हो गया, कोई नया ही माहौल बन गया एकदम। दूसरा इडियम है विंड्स हैव शिफ्टेड। ये भी मैंने बताया था कि सिचुएशन या ओपिनियन जब बदल लेते हैं। ठीक है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि मान लीजिए प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी है, आपका पहले 1-2 साल आपको लगता नहीं प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपके कुछ दोस्तों से बात हुई और उन्होंने बोला कि प्राइवेट जॉब में कंपटीशन बहुत है, काम बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, और गवर्नमेंट जॉब में आपको एक स्टेबल जगह मिलती है, आपको एक अच्छा काम वर्क एनवायरनमेंट मिलता है ना। तो अगर आपका माइंड चेंज होता है या फिर आपका प्लान चेंज हो जाता है, और ऐसे अगर एक ज़्यादा लोगों का चेंज हो जाता है, तब कहा जाएगा कि विंड्स हैव शिफ्टेड। ठीक है, कि एक टाइम था जब लोगों को गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा पसंद थी इंडिया में, कि सब चाहते थे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या गवर्नमेंट जॉब ले ले। लेकिन अब क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में जाने का मन करता है, स्टार्टअप्स में जाने का मन करता है। तो जब लोगों का माइंड चेंज हुआ है तो बोला जा सकता है द विंड्स हैव शिफ्टेड। ठीक है, दैट पीपल वांटेड टू बिकम डॉक्टर्स, नाउ दे वांट टू जॉइन स्टार्टअप्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से हम समझते हैं, द विंड्स हैव शिफ्टेड इन फेवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आज के टाइम से रेलेवेंट एग्जांपल है कि विंड्स हैव शिफ्टेड मतलब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है इन फेवर ऑफ, किस चीज़ के फेवर में, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। कि रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे सोलर है, विंड है, वाटर है ना, इनके फेवर में अब पब्लिक का माइंड जा रहा है, पब्लिक का, कंपनीज़ की जो लीडरशिप है उनका। ठीक है, सिमिलर इडियम्स क्या हैं, टेबल्स हैव टर्न्ड या फिर चेंज इन द टाइड। ठीक है, हमारा आज का मोस्टली इडियम्स, वोकैबुलरी, आर्टिकल, ये सब तो कंप्लीट हो गया है। एक रिमाइंडर, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल रिव्यू हम रोज़ करते हैं 2 बजे
यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाती है। एरर डिटेक्शन की रोज़ आपको डेली वीडियो 6 बजे मिल जाती है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और डेली ये दोनों वीडियोस तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के फाउंडेशन की वीडियोस यूट्यूब पे और करंट अफेयर्स की वीडियोस, ठीक है। ये दोनों वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। ये तो आपका हो गया सारा फ्री में। अगर आपको डाउट क्लियर करवाने, अगर आपको इतना सब पढ़ने के बाद भी डाउट रहता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर कैसे है, ठीक है, और आप बहुत जगह प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं बट मेन आपको ज़्यादा आंसर क्लियर नहीं मिल रहा है, आपको 1-to-1 बात करनी है, तो आप 1-to-1 बात कर सकते हैं। जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं, सारी क्लासेस का आपको PDF में कंसोलिडेटेड कंटेंट हमारी टीम, जो मेरी टीम है, वो रेडी करती है और वीकली सेंड करती है। वीकली एक इंग्लिश का प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग करते हैं जिसमें विद मार्क्स आपको रिज़ल्ट बताया जाता है। डेली एक इंग्लिश का एक सिंपल सा, मतलब 20 क्वेश्चंस का हमारा एक सेट रहता है। डेली हम वो एक इंग्लिश का क्विज़ करते हैं जिसका नेक्स्ट डे आंसर मिल जाता है। और ये 1000+ लेक्चर जो हैं ये तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको पूरे एक साल तक चाहिए, आपको लग रहा है कि बेनिफिट है, तो आप रजिस्टर कर लीजिए इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। उसका कॉस्ट पूरे एक साल का है सिर्फ 500 रुपीज़ वन टाइम। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके या मैसेज करके बता दीजिए, मेरी टीम आपको रीच आउट करके रजिस्टर करवा देगी इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है। ये आज की क्लास का एक अपना जो क्विज़ रहता है हर क्लास के एंड में, 5 क्वेश्चंस जो हमारे को कल डिस्कस करने होंगे, ठीक है। इनके आंसर्स आप लिख लीजिएगा कमेंट्स में और अपने पास सेव करके रखिएगा। करेक्ट वर्ब टेंस का एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो सेंटेंस है उसको आपको पहले बनाना है क्लॉज में, उस क्लॉज के बाद आपको सर्च करना है टाइम का सिग्नल, उसके बाद आपको सब्जेक्ट सर्च करना है, उसके बाद आपको वर्ब सर्च करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि ये वर्ब की प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो आपके 5 स्टेप्स हैं ये आप फॉलो कर लीजिए और इन क्वेश्चन के आंसर्स बना के रखिए अपने पास, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस थे कल की क्लास के, एक बार हम कवर कर लेते हैं। द टीचर, ये हमारा वर्ब है जो हमें चेंज करना है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली टू द स्टूडेंट्स। देखिए अब होने को तो इसमें एक्सप्लेन्ड भी ठीक हो सकता है, इज एक्सप्लेनिंग भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को, जब हमारे पास कोई भी टाइम का सिग्नल नहीं है ना, हमारे पास टाइम का कोई आइडिया नहीं है इसमें कि ये पास्ट की बात कर रहा है फ्यूचर की बात कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है, तो हम मानेंगे ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में एक्सप्लेन तो इन्फिनेटिव फॉर्म है इसका, है ना। टू एक्सप्लेन इज द इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म हमारा सिर्फ यूज़ होता है जब हम किसी पर्पस की बात कर रहे होते हैं उस सेंटेंस में, ठीक है। तो पर्पस का तो कहीं नहीं है, ये तो एक्शन की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में एक्सप्लेन्ड नहीं आ सकता है। इज एक्सप्लेनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, बट हमें सिंपल प्रेजेंट लेने के चलना है। सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा यहाँ पे, एक्सप्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई एम गोइंग टू द मार्केट एवरी संडे टू बाय ग्रोसरीज। अब यहाँ पे एक रूल है जो अपने को ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहा है, मैं हर संडे, ठीक है, एक हैबिट है इसकी, है ना, ये एक हैबिट की बात हो रही है कि मैं हर संडे मार्केट जाता हूँ। इस संडे गया या पिछले 1-2 संडे गया या बस 1-2 संडे से जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा, मैं हर संडे जाता हूँ, एक हैबिट है।
तो जब भी हैबिट आता है ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस में तो हमारा वर्ब जो है वो फिर से एक सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। द एक्शन ऑफ गोइंग टू द मार्केट इंडिकेट्स अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन इंग्लिश में यूजेस द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आई एम गोइंग नहीं होगा, विल गो भी नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर है। आई एम गोइंग तो गलत ही है, लिखा है यहाँ पे। करेक्ट फॉर्म क्या होगा? गो। ये कल की क्लास के हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे क्या है? ही हैज़ बीन लिविंग, ये है हमारा वर्ब, इन दिस सिटी सिंस 2010, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अभी जैसे चल रहा है 2025 है ना, ये बोल रहा है कि 2010 से लेकर वो अभी रह रहा है और अभी भी रह रहा है, आगे तक रहता रहेगा, ठीक है। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट मतलब एक कंटिन्यूस जो इसका फॉर्म होता है वर्ब का, हमें उसको लेना होगा, ठीक है। मतलब सिंपल पास्ट भी नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट भी नहीं होगा, कंटिन्यूस फॉर्म यूज होगा, ठीक है। तो अब लिव्ड क्या है? लिव्ड सिंपल पास्ट है, नहीं हो सकता। लिव्स क्या है? एक प्रेजेंट टेंस है, वो भी नहीं हो सकता। हमें क्या है? हैज़ बीन लिविंग, क्योंकि हमें कंटिन्यूस फॉर्म चाहिए। हैज़ बीन का रूल आपको पता है, हैज़ प्लस बीन प्लस ING, ठीक है, इसमें ही बनेगा ये। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ बीन लिविंग। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब टाइम लाइन अगर हम बनाए तो ये अगर आज का हफ्ता है, ये करंट वीक चल रहा है, तो वो नेक्स्ट वीक जाएंगे, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो हमारा जो वर्ब है वो क्या लेगा? फ्यूचर टेंस लेगा। यहाँ पे विजिटेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट है। हैव विजिटेड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट है। फ्यूचर में क्या होगा? विल विजिट। तो ये जो लिखा था करेक्ट था, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म है। आई सॉ हिम, ठीक है, इसमें जो वर्ब है इसको चेंज करना है। आई सॉ हिम येस्टरडे एट द पार्क। अगर टाइमलाइन की बात करें तो ये टुडे है, ये बात कर रहा है येस्टरडे की। तो हमें जो पास्ट टेंस में हमारा जो वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। सॉ वैसे तो खुद पास्ट में है, तो चांसेस हैं कि यही सही आंसर होगा। सी क्या है? प्रेजेंट, तो ये गलत हो गया। विल सी क्या है? फ्यूचर, तो ये भी गलत है। तो सॉ इज द राइट आंसर। हो गई क्लास ख़त्म। आपको अगर अपना फाउंडेशन कोर्स रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये नंबर है, इसको आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। मेरी टीम जो है वो आपको फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कर देगी। अपने डाउट्स पूछिए मेरे से। जितनी क्लासेस हैं उनकी PDF लीजिए, डेली एक क्विज़ कीजिए, वीकली एक इंग्लिश का क्विज़ कीजिए, और 1 साल तक इंग्लिश अगर आप ऐसे ही समझते गए, पढ़ते गए, तो एग्ज़ाम्स के आप उसके आगे भी बहुत अच्छी इंग्लिश समझ लेंगे, है ना। तो 1 साल देना है, 500 रुपीज़ देने हैं, और अपनी इंग्लिश के लिए आप कर रहे हैं ये काम, तो आई थिंक बिल्कुल सही डिसीजन आप लीजिए इस चीज़ के लिए।